हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं प्रज्ञा गुप्ता लेकर आई हूँ आपकी अपनी पुस्तक का पाठ स्कूल मुझे अच्छा लगा। तेत्सुको कोरियोनागी द्वारा लिखा गया ये पाठ है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इस पाठ को का सार देखा और साथ ही साथ इसके शब्दार्थ जाने। आज के वीडियो में हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है कुछ करने को। निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर अपने स्कूल के विषय में कुछ वाक्य लिखिए। यानी आपको यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, आपको इसके विषय में अपने विचार लिखना है। यानी अपने स्कूल के विषय में कुछ वाक्य जो होंगे आपके विचार। का है स्कूल का भवन, कि आपका स्कूल का भवन यानी कि बिल्डिंग कैसी है। खा है तुम्हारी कक्षा और बच्चे, यानी आपकी क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, फिर आपके कितने बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, कितने उसमें से बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं। तो इस आधार पर आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। हैंडपम्प तो अब ज़्यादातर स्कूलों में मेरे ख्याल से तो बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर आपके स्कूल में है तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। हेडमास्टर, तो हेडमास्टर यानी जिन्हें हम प्रधान अध्यापक कहते हैं, उनके विषय में आपको लिखना है। शिक्षक और शिक्षिका यानी कि मेल और फीमेल टीचर्स के बारे में, तो ये भी बेहद आसान है। खेल का मैदान जो होती है आपकी प्रिय जगह, तो खेल के मैदान के बारे में आप लिख सकते हैं कि वो किस प्रकार है, कितना बड़ा है, कहाँ है, कितने खेल के मैदान हैं, क्या हर खेल के अलग अलग मैदान हैं या एक ही कॉमन मैदान है जिस पर आप सारे खेलों को अलग अलग भागों में खेला करते हैं। तो इस आधार पर आप इसको लिख सकते हैं। दोपहर का भोजन यानी कि आपका लंच टाइम, जो बीच में आपकी लंच बेल होती है, उस समय आप दोपहर का भोजन जब अपने मित्रों के साथ करते हैं तो आप किस प्रकार का भोजन ले जाते हैं, किस प्रकार वहाँ पर आप गोलाई में बैठकर खाते हैं या कक्षा में बैठकर खाते हैं, मिल बांट कर खाते हैं, किस प्रकार आप अपना भोजन करते हैं, उसके बारे में। पढ़ना लिखना जो कि है एक बेहद इम्पॉर्टेंट काम। तो पढ़ना लिखना यानी कि स्कूल में तो ये काम तो होना ही है। तो पढ़ने लिखने की आपकी क्या प्रक्रिया होती है, कितने आपके पीरियड्स होते हैं, कितना आप स्कूल में किस तरीके से पढ़ते हैं, कितने कालखंड होते हैं आपके, कौन कौन से विषय आप पढ़ते हैं, इस आधार पर आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो काम है ये अधिकांश ऐसा काम है जो कि आप स्वयं से कर सकते हैं। फिर भी आपकी मदद के लिए यहाँ पर कुछ उत्तर मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, आप उनको भी उनसे भी आप एक बार उससे भी आप अपना एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि पहला है स्कूल का भवन, तो मेरे स्कूल का भवन 4 मंजिला है। आप अपने स्कूल का जो भी जैसा भवन है उसके अनुसार इस वाक्य को बदल भी सकते हैं। तुम्हारी कक्षा और बच्चे, तो मेरी कक्षा दूसरी मंजिल पर है, मतलब दूसरे फ्लोर पर है, और साथ ही साथ मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, यानी मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। तो आप इस वाक्य को थोड़ा और विस्तार देने के लिए इसमें आप अपने गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या को भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगला है हैंडपम्प। मेरे विद्यालय में 4 हैंडपम्प हैं। अगर आपके विद्यालय में हैं बहुत अच्छी बात है, वरना एक वाक्य का निर्माण तो आप कर ही सकते हैं। हेडमास्टर, तो हमारे हेडमास्टर उच्च शिक्षित यानी हाईली एजुकेटेड, उच्च शिक्षित हैं, साथ ही साथ वे अत्यंत आदर्शवादी हैं। आदर्शवादी का मतलब होता है उनके जो रूल्स, अपने जो इथिक्स हैं, उनके जीवन मूल्य जो हैं वो बहुत उच्च श्रेणी के हैं, जैसे कि इस पाठ में आपने हेडमास्टर सर के बारे में भी जाना था। शिक्षक शिक्षिका, हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका बच्चों को बहुत स्नेहपूर्वक पढ़ाते हैं। तो ये तो एक बहुत सहज बात है, शिक्षक शिक्षिकाओं का तो काम है आपको बहुत स्नेह से पढ़ाना, है ना। तो ये इस वाक्य को भी आप इसमें यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन यानी कि जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। फिर है खेल का मैदान, तो हमारे स्कूल में एक खेल का मैदान है। मैंने आपको बताया जैसे अगर 1 है, 2 है, हर खेल का अलग मैदान है, तो उस हिसाब से आप इसका वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं। फिर है दोपहर का भोजन, तो दोपहर के भोजन का यहाँ पर इन्होंने समय भी दिया है कि हम 12:30 पर दोपहर का भोजन करते हैं। साथ ही साथ आप इसमें लिख सकते हैं कि हम वहाँ पर मित्रों के साथ बैठकर भोजन करते हैं, हम अपनी कक्षा में भोजन करते हैं। इस प्रकार के कुछ वाक्यों का निर्माण आप यहाँ पर कर सकते हैं। पढ़ना लिखना, तो विद्यालय में हम
बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। तो ये तो बेहद कॉमन सी बात है। विद्यालय में पढ़ना लिखना हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने मित्रों के साथ पढ़ाई लिखाई का काम करता हूँ। तो इस प्रकार के कुछ नए वाक्यों का निर्माण भी यहाँ पर किया जा सकता है। आप अपनी बुद्धि, विवेक और रुचि के अनुसार इन वाक्यों में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब लिखिए कि आप इनमें क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं। देखिए, मेरे मन की बात यहाँ पर लिखी हुई है। मेरे अनुसार आप जो भी यहाँ पर चीज़ें मैंने अभी आपको बताई या आपने तुरंत सोची, तो आप उनमें क्या बदलाव करना चाहते हैं। स्कूल में बदलाव का मौका बहुत कम मिलता है, तो आप चाहें तो यहाँ पर अपने विचारों को लिखकर अपने शिक्षक शिक्षिका के माध्यम से अपने विचारों को यहाँ पर प्रकट जो करेंगे, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप अपने स्कूल में और क्या चेंजेस चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या नई सुविधाएं आप चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं है। तो ये एक खुले मंच की तरह काम करेगा। तो आप यहाँ पर इनमें क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं में खुलकर अपने मन की बात यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो उत्तर है ये आप पर निर्भर करता है कि जो यहाँ पर इसके पहले वाले प्रश्न पे चीज़ें दिखाई गई, आप उसमें क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं। तो ये जो उत्तर है इसको आप लिखिए और ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा कि आप अपने विद्यालय में या जो यहाँ पर दिए गए वाक्य हैं उनमें क्या बदलाव करना चाहते हैं। अपने स्कूल भवन का चित्र बनाइए। तो आप तो बहुत बेहतर पेंटर होंगे, बेहतर ड्राइंग आप लोग करते होंगे, स्केचर्स होंगे आप में कई लोग। तो यहाँ पर अपने स्कूल का एक बढ़िया सी ड्राइंग आप बना लीजिए। आप चाहें तो अपनी उत्तर पुस्तिका में एक अलग से ड्राइंग शीट में बना के उसको पेस्ट कर सकते हैं, या फिर उत्तर पुस्तिका में ही अगर आप एक बहुत अच्छे चित्रकार हैं तो विभिन्न कुंचियों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से एक सुंदर सा चित्र तैयार करिए और मुझसे भी वो चित्र ज़रूर शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। विचार और कल्पना। विचार और कल्पना जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है ये आपकी पाठ्य पुस्तक का, क्योंकि इसमें आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। जब आप पहली बार स्कूल में पढ़ने आए थे तो आपको कैसा लगा था। हर कभी ना कभी पहली बार स्कूल जाता है बच्चा। कई बार वो बचपन का अनुभव होता है तो शायद वो आपको याद नहीं होगा, लेकिन कई बार कुछ कारणवश हम अपनी बड़ी क्लासेस में जाके भी स्कूल चेंज वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर आपको जब आप पहली बार स्कूल में पढ़ने गए थे तो आपको अपना कैसा लगा था, आपको अपना अनुभव यानी कि अपना एक्सपीरियंस लिखना है और अपने अध्यापक को दिखाना है। तो अगर आपने बहुत बचपन में अपना इस स्कूल में एंट्री ली थी जहां आप अभी पढ़ रहे होंगे तो एक अलग बात है, लेकिन अगर अभी कुछ सालों में आगे पीछे या इसी वर्ष आपने अपना स्कूल बदला है तो ये प्रश्न तो आपके लिए हो गया बेहद आसान। तो अपने अनुसार इस प्रश्न में आप कुछ अपने विचारों का यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। तो ये प्रश्न भी आप स्वयं करेंगे, क्योंकि इसमें आपका अनुभव क्या कहता है, कैसा लगा था आपको, टीचर्स कैसे लगे थे, शिक्षक शिक्षिका कैसे लगे थे, विद्यालय का भवन कैसा लगा था, पढ़ाई कैसी लगी थी, विद्यालय का वातावरण आपको कैसा लगा था। तो इसका उत्तर तो स्वयं दे पाएंगे आप ही। तो इसका उत्तर लिखिए और मुझे भी ज़रूर बताइएगा। कहानी से शीर्षक के अंतर्गत यहाँ हम प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न 1 ये है अब आपके कहानी से संबंधित, जो हमने तोतो चान की कहानी पढ़ी है उससे संबंधित अब ये प्रश्नोत्तर यहाँ पर शुरू हो गए हैं। नए स्कूल का गेट कैसा था। देखिए, एक प्रश्न है लेकिन उसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। नए स्कूल का गेट कैसा था और गेट को देखते ही तोतो चान ने क्या कहा। यानी आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि स्कूल का गेट कैसा था और गेट को देखकर तोतो चान ने क्या कहा। उत्तर की तरफ चलते हैं। नए स्कूल का गेट 2 पेड़ों के तने का बना हुआ था। यानी जो नया स्कूल का गेट था वो बड़े बड़े मोटे मोटे 2 तने थे और उसके ऊपर वो गेट इस तरीके से शायद कुछ बना हो। उसे देखते ही तोतो चान ने कहा, यह एक टेलीफोन के खंबे से भी एक दिन यह ऊंचा हो जाएगा। आपने सड़कों के किनारे लगे टेलीफोन के खंबे देखे होंगे, काफ़ी ऊंचे ऊंचे रहते हैं, टावर्स की तरह टावर होते हैं। तो यहाँ पर तोतो चान ने क्या कहा कि एक दिन यह भी एक खंबा जो है, पेड़ तो लगातार बढ़ते रहते हैं, तो वो जो गेट है वो भी किससे बड़ा हो जाएगा, टेलीफोन के खंबे से भी बड़ा हो जाएगा। ऐसा तोतो चान को लगा था, क्योंकि पेड़ एक
लिविंग थिंग्स है, सजीव चीज़ें हैं, वो बढ़ रही हैं लगातार और बढ़ते बढ़ते वो शायद बहुत ऊंचाई ले ले। अगला हमारा प्रश्न है, तोतो चान को वह स्कूल अच्छा क्यों लगा। अब तोतो चान जब स्कूल में पहुंची थी तो आपको भी कारण पता है कि उसको वो स्कूल अच्छा क्यों लगा। पहली ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने उसे बहुत ज़्यादा आकर्षित कर लिया था। तो अब हम यहाँ पर उसको उत्तर के रूप में लिखेंगे। तोतो चान को स्कूल बहुत अच्छा लगा था क्योंकि यहाँ से शुरू होता है उत्तर। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न हो तो आप पहले प्रश्न को ही थोड़ा सा क्या तक का कॉपी कर लें और उसके बाद फिर क्योंकि से उसका उत्तर बनाना शुरू करें। तोतो चान को स्कूल अच्छा लगा क्योंकि वह अन्य स्कूलों से अलग था। क्यों अन्य स्कूलों से अलग था? अन्य स्कूल बिल्डिंग में चल रहे हैं, लेकिन वो स्कूल एक तो ट्रेन के डब्बों में जो 6 डब्बे रखे हुए थे उसमें उसकी कक्षाएं लगी थी। एक कारण तो ये था और दूसरा कारण था कि इसमें व्यावहारिक शिक्षा पद्धति यानी प्रैक्टिकली नॉलेज दिया जा रहा था। ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता है, बच्चों का जब इंटरव्यू होता है तो उनसे ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, उनका पूर्व ज्ञान चेक किया जाता है कि आपको ये आता है, वो आता है, आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। इस आधार पर उनका प्रवेश उनको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब तोतो चान इस स्कूल में एडमिशन के लिए पहुँची, प्रवेश के लिए पहुँची, तो जो हेडमास्टर थे उन्होंने क्या कहा उससे? सिर्फ उसे अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा कि अपने बारे में बताओ, तुम जितना अपने बारे में जानती हो उतना बताओ। तो तोतो चान की परीक्षा किस चीज़ से हुई कि वो अपने विचारों को कितने अच्छे से सुना सकती है, व्यक्त कर सकती है, साथ ही साथ उसकी कल्पनाशीलता कि वो कितना अच्छा सोच सकती है। और जो बच्चा अच्छा बोल सकता है, अच्छा सोच सकता है, वो डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, हर एक चीज़ में वो आगे जाएगा। इस आधार पर तोतो चान, ये एक व्यवहारिक बात है, व्यवहारिक शिक्षा पद्धति है और इस आधार पर तोतो चान का चयन इस स्कूल में प्रवेश उसे मिल गया था। ठीक है, तो तोतो चान को यहाँ पर दो चीज़ें पसंद आई, एक तो अन्य स्कूलों से अलग था और दूसरा उसमें व्यवहारिक शिक्षा पद्धति अपनाई गई। ये पंक्ति आपको ज़रूर याद करनी है और ज़रूर उत्तर में लिखनी है। अगला हमारा प्रश्न है, तोतो चान ने स्कूल के हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा। स्कूल जो है वो कमरों के स्थान पर रेलगाड़ी के 6 बेकार पड़े डिब्बों में चल रहा था। ज़्यादातर मैंने और आपने क्या देखा है कि स्कूल बड़े बड़े भवन में चलता है जो 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला या इससे भी बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो स्कूल था वो किस में चल रहा था? 6 बेकार पड़े रेलगाड़ी के जो डब्बे थे उसमें वो जो कक्षाएं थी वो उसमें चल रही थी। रेलगाड़ी का जो स्टेशन होता है वहाँ पर जो देखभाल करता है, हर एक चीज़ की जो मेंटेनेंस करता है वो स्टेशन मास्टर होता है, सारी चीज़ें उसके हैंडओवर होती हैं। तो यहाँ पर जो हेडमास्टर सर थे वो सारे स्कूल की देखभाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसको क्या लगा कि ये रेलगाड़ी के जो डब्बे हैं उसी तरह हेडमास्टर सर यहाँ पर इनकी देखभाल कर रहे हैं, तो उसके जो स्कूल है उसके हेडमास्टर को उसने स्टेशन मास्टर कहकर पुकारा, संबोधित किया। उसको लगा कि ये भी एक स्टेशन मास्टर हैं। आगे देखते हैं, तोतो चान ने हेडमास्टर से अपनी फ्रॉक के बारे में क्या क्या बताया। जब हेडमास्टर सर उससे उन्होंने कहा, उसके बारे में पूछ रहे थे वो, तब उसको अपनी फ्रॉक के बारे में बताने का ख्याल आया था। तो उसने अपनी फ्रॉक के बारे में हेडमास्टर सर को क्या क्या बताया। तोतो चान ने बताया कि यह फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई है। अब आप सोचेंगे दुकान से तो हर कपड़ा लिया जाता है, हर फ्रॉक दुकान से खरीदी जाती है, लेकिन हमने पाठ में पढ़ा था कि तोतो चान की ज़्यादातर जो फ्रॉक्स थी, जो ड्रेस थी उसकी, वो उसकी मम्मी बनाती थी, उसकी मम्मी सिलती थी। लेकिन ये जो फ्रॉक थी वो रेडीमेड थी, यानी कि शॉप से डायरेक्ट खरीदी हुई थी, इसलिए वो उसके लिए थोड़ी स्पेशल थी। फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। फ्रॉक पर लाल और स्लेटी रंग के चेक बने हुए थे, जो चेक प्रिंट होता है वो वहाँ पर उसकी फ्रॉक में बने हुए थे। कपड़ा जर्सी का था, कपड़े की अलग अलग क्वालिटी होती है, जैसे कॉटन की, रेयॉन की, तो ये कपड़ा जो था वो जर्सी का था। साथ ही साथ कॉलर पर लाल फूल जो कढ़े हुए थे वो उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, वो उसकी माँ को फुहड़ लगते थे। यहाँ पर फुहड़ शब्द का अर्थ है नापसंद होने से है। माँ को वो कॉलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सारी की सारी बात किसने बताई? तोतो चान ने बताई। और किसको बताई? हेडमास्टर सर को बताई थी। अगले प्रश्न में देखते हैं,
आपके विचार से कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब हो सकता है? आपने पाठ को बहुत अच्छे से सुना था। आपको याद होगा कि जब हेडमास्टर सर जहाँ पर बच्चे खाना खा रहे थे, दोपहर का भोजन ले रहे थे, वहाँ जाकर ये बात कही थी उन्होंने। तो हमें यहाँ पर जानना है, आपको बताना है कि इस वाक्य का क्या अर्थ था, कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से। यहाँ पर समुद्र से, कुछ समुद्र से का मतलब था कुछ लिक्विड से, कुछ तरल पदार्थों से। तरल पदार्थ क्या होते हैं? जैसे कि कोई जूस, सूप, दही, खीर इत्यादि। और कुछ ठोस पदार्थ, पहाड़ कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। तो ठोस से बना, पहाड़ से जो मतलब था वो था सॉलिड आइटम, यानी कि ठोस से था, जैसे कि रोटी, गुड़ इत्यादि। सलाद भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो समुद्र से मतलब था तरल पदार्थ से, और पहाड़ से मतलब था ठोस पदार्थों से। तो इस प्रकार उनका इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो गया है। अगला प्रश्न है, तोतो चान को स्कूल जाते देख माँ की आंखें क्यों भर आईं, यानी उसकी माँ की आंखों में आंसू क्यों आ गए? माँ की चुलबुली बिटिया तोतो चान जो थी, वो हमने पाठ के आधार पर भी देखा कि काफ़ी चुलबुली थी, बहुत अच्छी मज़ेदार बातें करती थी। तो तोतो चान जो थी वो माँ की चुलबुली बिटिया थी। वो पहले एक स्कूल से निकाली जा चुकी थी, और अब वो उस स्कूल में बड़ी खुशी से जा रही थी। तो उसे स्कूल जाता देख माँ की आंखों में आंसू आ गए, यानी उनकी आंखें भर आईं। प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट हो रहा है कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है आपको। यहाँ पर एक आपको प्रश्न दिया हुआ है, 4 उसके विकल्प दिए हुए हैं, और आपको उनमें से किसी एक का चुनाव करना है। तोतो चान ने स्कूल को अच्छा कहा क्योंकि 4 विकल्प हैं। स्कूल रेलगाड़ी के डिब्बे में चलता था, हेडमास्टर ने उसकी पूरी बात सुनी, दोपहर के भोजन के समय सभी बच्चे मिल बांट कर बैठकर भोजन करते थे, या फिर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त मतलब ये जो ऊपर लिखे गए हैं, ये सभी के सभी पूरे ऑप्शंस जो हैं, वो पूरे विकल्प जो हैं, वो सभी के सभी सही हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे उत्तर दीजिए कि का, खा, गा और घा कौन सा उत्तर सही होगा। बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे अभी तक तो जवाब दे चुके होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है उपर्युक्त सभी। यानी तोतो चान को इसलिए अच्छा कहा क्योंकि रेलगाड़ी के डिब्बे में स्कूल चलता था, बिल्कुल सही बात है। हेडमास्टर ने उसकी पूरी बात सुनी, बिल्कुल सही बात थी। दोपहर के भोजन के समय सभी बच्चे मिल बांट कर भोजन कर रहे थे, बिल्कुल सही था। जब तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तीनों ही विकल्प सही हैं, तो उत्तर उपर्युक्त सभी ही होगा। अगला है, स्कूल के मुखिया को, मुखिया मतलब लीडर, जो वहां का मेन हेड होता है वो, तो स्कूल के मुखिया को हेडमास्टर कहा जाता है। स्कूल के मुखिया को हेडमास्टर कहते हैं, और स्टेशन के मुखिया को स्टेशन मास्टर कहते हैं। जो स्टेशन का मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? स्टेशन मास्टर कहते हैं। नीचे लिखे कार्यस्थलों में, कार्यस्थल मतलब वर्क प्लेस, जो जहां पर काम करता है, कार्यस्थलों के मुखिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको कुछ स्थान दिए हुए हैं, कार्यस्थल यानी ऑफिस दिए हुए हैं। आपको बताना है कि वहाँ का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, उसको क्या कहा जाता है। तो कौन कौन से स्थान हमें दिए हैं प्रश्न में ही हम पढ़ते हैं। पोस्ट ऑफिस, आप सब पोस्ट ऑफिस तो जानते ही हैं, जहाँ पर डाक विभाग जिसे हम कहते हैं, पोस्ट आने और जाने, पार्सल्स लेने देने का काम होता है। बैंक, रुपयों का लेन देन होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो आपके घर के आसपास कोई ना कोई कहीं ना कहीं होंगे, जो गवर्नमेंट फर्स्ट एड टाइप का, कुछ छोटे मोटे सर्दी जुकाम बुखार इस तरीके के छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करने के लिए जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं वो होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक का मतलब होता है फर्स्ट एड। यहाँ पर बहुत बड़ी सर्जरी या किसी बहुत बड़े रोग का इलाज नहीं होता। फिर है पुस्तकालय, तो लाइब्रेरी, पुस्तकों का जहाँ पर भंडार होता है। फिर है कॉलेज, तो कॉलेज आपको पता है कि स्कूल शिक्षा खत्म होने के बाद उच्च शिक्षा के लिए हम कॉलेज जाया करते हैं। कारखाना, जहाँ पर किसी वस्तु का निर्माण कार्य होता हो तो वो होती है कारखाना, जिसे आप फैक्ट्री भी कह सकते हैं। अब है
पोस्ट ऑफिस, तो जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है, जो सारे वहाँ के कामकाज देखता है, सबको सलाह देता है, जो सब पर निगरानी और नियंत्रण रखता है, वो कौन होता है? तो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है पोस्ट मास्टर। बैंक, बैंक मैनेजर। अगर आप कभी बैंक विजिट की है, आपने बैंक में आप गए हैं, तो आप देखेंगे बैंक मैनेजर का एक अलग ही कमरा होता है। जब आपके काम में कोई ऐसी समस्या हो या कोई किसी समस्या का निराकरण ना हो रहा हो, या फिर आपको किसी बड़े सलाह मशवरे के लिए मिलना हो, तो अक्सर आप बैंक मैनेजर से मिलते हैं, वहाँ हम जाकर सलाह लेते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा मतलब होता है इलाज, और चिकित्सा अधिकारी मतलब चिकित्सा करने वाला जो अधिकारी है वो। पुस्तकालय, तो पुस्तकालय अध्यक्ष, जो लाइब्रेरियन जिसे आप कहते हैं, पुस्तकालय का अध्यक्ष पुस्तकालय अध्यक्ष कहलाता है। कॉलेज, कॉलेज और स्कूल्स में तो जो हेड होते हैं वो प्राचार्य होते हैं। कारखाना, कारखाना में जो वहाँ का मिल का मालिक है, जो वहाँ का हेड है, वो कौन होगा? जो उस कारखाने का मालिक है, तो उसे कहेंगे हम मिल मालिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात, आप अब तक तो समझ गए होंगे कि भाषा की बात के अंतर्गत हम करते हैं व्याकरण से जुड़ा कोई कार्य। प्रश्न है, आप जानते हैं विराम चिन्हों के बिना, विराम चिन्ह यानी विराम का अर्थ होता है रुकना, और रुकने के लिए बीच बीच में जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं, थोड़ा सा रुकने के लिए। तो विराम चिन्हों के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। निम्नलिखित निम्नांकित गद्यांश को, यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, यानी आपको इसको पूरा कंसंट्रेशन करके पढ़ना है, और उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। उपयुक्त यानी सही, उपर्युक्त यानी ऊपर लिखा हुआ, तो यहाँ पर आपको विराम चिन्ह लगाना है। पहले मैं इसको एक बार पढ़ती हूँ, आप चाहें तो मेरे साथ इसको पढ़ सकते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर इनके बीच में विराम चिन्ह लगाएंगे। चिड़ी मार की बीवी ने डरे हुए तोतों को हाथ में लिया और सहलाते हुए बोली, कितना छोटा तोता है, इसका एक निवाला भी नहीं होगा, इसे मारना फिजूल है। हीरामन ने कहा कि माँ मुझे मत मारो, राजा को भेज दो, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। तोते को बोलते हुए सुनकर वे हक्के बक्के रह गए। थोड़ी देर बाद अचरज से उभरे तो पूछा कि वे कितनी कीमत मांगे। हीरामन ने कहा, मुझ पर छोड़ दो, राजा की कीमत पूछे तो कह देना कि तोता अपनी कीमत खुद बताएगा। अब मैंने जब ये वाक्य पढ़ा तो यहाँ पर मैंने कोई विराम चिन्ह नहीं थे, इसलिए मैं ट्रेन की तरह जल्दी जल्दी पढ़ती गई, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह, ना मैं बीच में रुकी, ना मैंने किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग किया। अब देखते हैं यहाँ पर किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए, विराम चिन्हों के साथ जब हम इसको पढ़ेंगे तो विराम चिन्ह सिर्फ लगाए ही नहीं जाते, उनको पढ़ा भी जाता है। कैसे? चिड़ी मार की बीबी ने डरे हुए तोते को हाथ में लिया और उसे सहलाते हुए बोली, कितना छोटा तोता है, इसका तो एक निवाला भी नहीं होगा, इसे मारना फिजूल है। हीरामन ने कहा, माँ मुझे मत मारो, राजा को बेच दो, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। तोते को बोलते हुए सुनकर वे हक्के बक्के रह गए। थोड़ी देर बाद अचरज से उभरे तो पूछा कि उसकी कितनी कीमत मांगे। हीरामन ने कहा, यह मुझ पर छोड़ दो, राजा कीमत पूछे तो कह देना कि तोता अपनी कीमत खुद बताएगा। आपने यहाँ पर बहुत सारे विराम चिन्ह देखे, साथ ही साथ मेरे पढ़ने का तरीका देखा। जब किसी गद्यांश में, किसी पैराग्राफ में हम विराम चिन्हों के साथ उसे पढ़ते हैं तो हम थोड़ा आरोह अवरोह, कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, इन सब चीज़ों का रखते हैं खास ख्याल। तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह लगे हुए हैं मैं आपको बताती हूँ। ये वाला जो विराम चिन्ह है ये है अल्प विराम। जब बोलते बोलते हमें बहुत थोड़ा देर के लिए रुकना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो आप दो देख रहे हैं, यहाँ से लेके अगले वाक्य तक, ये है उदाहरण चिन्ह। किसी बात को ज्यों का त्यों कह देना, किसी के कहे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देना। पुनः ये अल्प विराम है। यहाँ पर जो आप देखेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक छोटी सी लाइन और उसके नीचे रखी गई एक बिंदी, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रकार है ये। माँ मुझे मत मारो, पुनः अल्प विराम, ये होता है पूर्ण विराम। जब बात पूरी तरह समाप्त हो जाती है तो इस तरीके से जो हम स्टैंडिंग लाइन, एक सीधी लाइन लगाते हैं, ये होता है पूर्ण विराम।
तोते को बोलते हुए वे हक्के बक्के रह गए। पुनः पूर्ण विराम। थोड़ी देर बाद अचरज से उभरे अल्प विराम। तो उन्होंने पूछा कि उसकी कितनी कीमत मांगे। हीरामन ने कहा, यह मुझ पर छोड़ दो। अल्प विराम। अल्प विराम। पूछे तो कह देना कि तोता अपनी कीमत खुद बताएगा। पूर्ण विराम। बात समाप्त। पूर्ण विराम। तो इस प्रकार जो विराम चिन्ह होते हैं उनको केवल सिर्फ लगाया ही नहीं जाता, अपनी जब हम बात बोलते हैं, किसी गद्यांश को हम पढ़ते हैं, तो उनका प्रयोग हम अपने बोलते समय भी अपनी आरोह अवरोह जो वॉइस मॉड्यूलेशन जिसे हम कहते हैं उसमें उसका प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। ये है बड़ा मज़ेदार काम और मुझे आता है इसमें बहुत मज़ा, क्योंकि यहाँ पर हम स्वतंत्र होते हैं किसी भी वाक्य का निर्माण करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, अचानक, सचमुच, बेकार, दफ्तर और गंभीरता। तो मैंने आपके कुछ सहायता के भाव के कारण मैंने आपको कुछ यहाँ पर एक आइडिया दिया हुआ है। आप चाहें तो इनसे नए वाक्य भी बना सकते हैं और इन्हीं वाक्यों का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलते हैं अपने पहले वाक्य की ओर। अचानक। तो अचानक आंधी आ गई, मौसम बिगड़ा और अचानक ही आंधी आ गई। सचमुच, वह सचमुच देवता है। यानी जब कोई बहुत महान कार्य कर देता है, कोई बहुत ऐसा काम कर देता है, अनोखा काम जो शायद सभी से बहुत मुश्किल हो, तो वहाँ पर हम किस बात का प्रयोग करते हैं, किस शब्द का, कि वो तो सचमुच देवता है। बेकार। बेकार समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये तो जीवन मूल्य भी है, एक बहुत ज़्यादा अच्छी सीख भी है कि हमें अपना जो समय है उसे बेकार खराब नहीं करना चाहिए। दफ्तर यानी कि कार्यस्थल। समय पर दफ्तर जाना चाहिए। मेरे पिताजी समय पर दफ्तर जाते हैं, मेरे पिताजी दफ्तर से अभी नहीं आए हैं, मेरे पिताजी दफ्तर जाने वाले हैं। इस तरीके का कोई भी वाक्य आप यहाँ पर बना सकते हैं। गंभीरता। तो उसने गंभीरता पूर्वक सोचा, उसने गंभीरता पूर्वक बोला, उसने गंभीरता पूर्वक विचार किया। तो इस तरीके का कोई भी वाक्य आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। एकार्थी यानी जिसका एक ही अर्थ हो, और एक होते हैं अनेकार्थी जिसके बहुत सारे अर्थ हों। जिन शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप में एक ही अर्थ के लिए होता है, जिनका एक ही अर्थ निकलता है, उसे कहते हैं एकार्थी शब्द। इन शब्दों में आपको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे छत, तो आपको छत पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पेंसिल, पीला, पीला मतलब पीला, कोई और रंग नहीं। तो ये होते हैं एकार्थी, जो कहा जा रहा है वही उसका अर्थ है। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं, जिन्हें अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे अंबर। अंबर शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक होता है अंबर, अंबर यानी कि आसमान, और दूसरा होता है अंबर यानी कि वस्त्र। अब आप सोचेंगे अंबर यानी वस्त्र का प्रयोग हमने कब किया, कहाँ किया? तो जब कभी आप श्री कृष्ण के वस्त्रों की बात करते हैं, विष्णु भगवान के वस्त्रों की बात करते हैं, तो आप उनके वस्त्रों को क्या कहते हैं? पीतांबर कहते हैं, है ना? पीतांबर कहा जाता है, बिल्कुल याद आ गया होगा आपको। तो पीतांबर मतलब पीत यानी होता है पीला, और अंबर यानी कि वस्त्र। तो पीला है अंबर जिसने पीले रंग के अंबर यानी वस्त्र पहने हुए हैं, वो कौन है? पीतांबर। तो इसका अर्थ कई बार हम विष्णु के रूप में लेते हैं और कई बार कृष्ण के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर अंबर शब्द के दो अर्थ है, एक आसमान नभ वाला अंबर और दूसरा वस्त्र वाला अंबर। तो यहाँ पर आपको नीचे दिए गए शब्द समूह में, यहाँ पर जो शब्द समूह दिया गया है, जो एक ग्रुप दिया गया है शब्दों का, उसमें से आपको एकार्थी और अनेकार्थी शब्दों को अलग अलग छांटकर लिखना है। जिनका एक से अधिक अर्थ नहीं पता, आपको नहीं पता के साथ साथ होता ही नहीं है, उनको आपको अलग लिखना है, और साथ ही साथ जिनके अनेक अर्थ हो सकते हैं उनको आपको अलग लिखना है। तो आप इस उत्तर को एक तालिका बना के अपनी कॉपी में इस तरीके से तालिका आप बना सकते हैं, और यहाँ पर आप अनेकार्थी लिख सकते हैं इस तरफ, और इस तरफ आप एकार्थी लिख सकते हैं, या आप इस क्रम को आगे पीछे भी कर सकते हैं। शब्द हैं दरवाजा, दवात, खिड़की, अंक, पत्र, मान, सोना, दल, कुल, मेज, नाना, कुर्सी, पद, वर्ण, वर, कक्षा और पक्ष।
इतने प्रकार के यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। आपको इन सभी शब्दों में आपको छांटना है कि कौन से एकार्थी हैं, कौन से अनेकार्थी हैं। तो यहाँ देखिए, एकार्थी दरवाज़ा, दवात, खिड़की, मेज़, कुर्सी। इन सभी शब्दों को पढ़ते समय आपको कभी संदेह नहीं होता कि अब कुर्सी मतलब क्या क्या हो सकता है। कुर्सी मतलब कुर्सी के प्रकार हो सकते हैं, लेकिन कुर्सी का अर्थ एक ही होता है। दरवाज़ा अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लकड़ी का, लोहे का, लेकिन दरवाजे का मतलब दरवाज़ा ही होता है ना। तो ये हो गए एकार्थी शब्द। अब देखिए अनेकार्थी। अंक, अंक का एक अर्थ तो होता है कि आप जो परीक्षा में अंक आते हैं, यानी जिन्हें आप नंबर कहते हैं, ठीक है, जिन्हें आप नंबर्स कहते हैं। और दूसरा अंक का अर्थ होता है एक माँ की गोद में आना, बच्चा माँ के अंक में आकर छुप गया, यानी माँ की गोद में आ गया। दूसरा है पत्र। तो एक तो पत्र होता है कि मम्मी ने आपकी मम्मी ने नानी को पत्र लिखा, आज मामा जी का पत्र आया है। तो एक तो पत्र यानी चिट्ठी से मतलब होता है, जो आप पत्र, जिसे आप लेटर कहते हैं। तो एक तो हो गया चिट्ठी, और दूसरा होता है पत्ता। पेड़ों का जो पत्ता होता है उसे भी हम संस्कृत में तत्सम शब्द में पत्र कहते हैं। अगला है मान। मान यानी मान सम्मान की बात होती है, और मान का अर्थ किसी को दिया गया रिस्पेक्ट होता है। मान एक नाम भी हो सकता है। सोना, एक तो नींद वाला सोना जो कि सभी को बहुत पसंद होता है, और दूसरा होता है गोल्ड वाला सोना जो भी लगभग सभी को पसंद होता है। दल, दल यानी समूह, ग्रुप, बहुत सारे लोगों का दल, और दल यानी भी पत्ता होता है। कुल यानी, एक तो कुल यानी समूह, बहुत सारे, मेरे इतना कुल अंक आए हैं, मेरे कुल 36 अंक आए हैं, मेरे कुल 35 अंक आए हैं, दैट मीन्स टोटल। और दूसरा कुल यानी कुल खानदान जिसे हम कहते हैं, वो वाला। इसी प्रकार नाना, तो मम्मी के पापा नाना होते हैं आपके, और नाना का अर्थ होता है अनेक, विविध। पद, तो एक तो पद होता है किसी चीज़ का मान सम्मान वाला, और एक पद होता है किसी स्थान पर उसका पद मेरे घर में सबसे बड़ा है। तो एक स्थान और दूसरा अधिकार। वर्ण यानी भी अक्षर होता है, और वर्ण यानी रंग भी होता है। कृष्ण श्याम वर्ण के थे। और वर्ण का अर्थ क्या होता है? अभी मेरा छोटा भाई आ से लेकर ज्ञा तक के वर्ण सीख रहा है, यानी कि वो वर्णमाला सीख रहा है। इसी तरीके से वर, वर यानी दूल्हा होता है, और वर यानी भगवान ने मुझे प्रसन्न होकर 3 वर दिए। तो यहाँ पर वर भी होता है। कक्षा, एक तो अंतरिक्ष में होती है, कक्षा, अंतरिक्ष की कक्षा में कोई चीज़ घूमती रहती है, और दूसरी होती है आपकी कक्षा। पक्ष यानी भी एक तो फेवर होता है, माँ ने आज मेरा पक्ष लिया, और दूसरा शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का जो समय होता है 15-15 दिन का, वो भी पक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे नीचे वाला जो अनेकार्थी शब्द हैं, हर एक शब्द के 1 से 2-3 अर्थ उसके निकल रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाले शब्द हैं एकार्थी शब्द, उनमें एक शब्द का एक ही अर्थ है। तो इस प्रकार ये हुआ आपका अभ्यास पूर्ण। आगे देखते हैं क्या करना है। प्रश्न 4 है, नीचे लिखे शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्दों को अलग कीजिए। अलग करके आपको लिखना है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा संज्ञा का तीसरा प्रकार है। साथ में मन में उठे किसी भाव को, जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसे भाव जो सिर्फ हृदय में आते हैं, वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर कुछ वाक्य शब्द दिए हुए हैं, एक बार पढ़ते हैं और फिर उनमें से हम उन्हें भाववाचक संज्ञा के शब्दों को छांटते हैं। स्कूल, तो स्कूल तो एक देखने वाली चीज़ है जो कि आप सबको दिखाई देती है। अच्छाई हृदय में होती है। चमक, किसी चीज़ की चमक, बिजली की चमक, तो वो भी हमें दिखाई देती है। कोमलता, हृदय में भाव एक जागृत होता है। थकावट, हृदय में जागने वाला एक भाव है, किसी काम को करते करते थकावट हुई, आपको सिर्फ महसूस हुई। बुराई, तो बुराई भी एक भावना है, किसी को देखकर अच्छा या बुरा की आप जो फीलिंग आपके मन में आती है, हृदय में भावना आती है। दरवाज़ा, दिखाई देती है वस्तु, आप छू भी सकते हैं, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। गुलाबीपन, तो किसी चीज़ का गुलाबीपन, बालूशाही का गुलाबीपन, गालों का गुलाबीपन, तो ये भी चीज़ एक फील करने की होती है। कठोरता, ये भी महसूस करने की होती है। सहजता, ये भी महसूस कर सकते हैं आप। सहनशील, तो हृदय में होता है, वो व्यक्ति सहनशील है। समानता, समानता का भाव भी हृदय में महसूस होता है।
फिर है अंतिम भावुकता, किसी चीज को देखकर भावुक हो जाना। कोई मार्मिक सा दृश्य आपने देख लिया, उसे देखकर आप भावुक हो गए। तो इस पूरे जो यहाँ पर शब्द समूह दिया है, इसमें से जो चीजें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो है स्कूल, चमक और दरवाजा। बाकी सारे जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं वो सब कहीं ना कहीं आप सिर्फ ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, उन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जो हम महसूस कर सकते हैं चीज़ें, वो क्या हुई? भाव हुई। तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। अच्छाई, कोमलता, थकावट, बुराई, गुलाबीपन, कठोरता, सहजता, समानता और भावुकता, ये सभी भाव आपके हृदय में आते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं तो फिर हम एक संज्ञा का जब वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर अभी आपको क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर लिखें, ताकि मैं अगले वीडियो में इस चीज़ को आपको और भी अच्छे से समझा सकूं। इस पाठ से आपने क्या नया सीखा? हम कोई भी चीज़ जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, उस सब का होता है एक लक्ष्य कि हमें इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना है। अब आप देखिए यहाँ पर आप इससे क्या सीखते हैं, क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ इस पाठ से ये एक आपका सहायक उत्तर है। इस प्रश्न का बेहतर उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं कि आपने क्या सीखा। आप पॉइंट्स में आके 1 2 3 करके यहाँ पर इसके उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर आपकी एक सहायता के भाव से आपको ये बता रही हूँ कि किस प्रकार का उत्तर आप लिख सकते हैं। बच्चों को यदि सहजता से यानी बिना किसी भय के एकदम स्वतंत्र वातावरण में, शांत वातावरण में उनको प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाया जाए तो इससे बच्चों की दिलचस्पी बढ़ती है। पहले के समय में भी आपने देखा होगा आश्रम पद्धतियाँ जो चलती थी, खुलेआम पेड़ों के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई वहाँ फर्नीचर नहीं होता था, कुछ बिछाने को नहीं, आराम से सारे बच्चे एक जैसे माहौल में बैठ के बढ़िया वातावरण में पढ़ाई किया करते थे। कोयल कूकने की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आदि भी वहाँ पर आती रहती थी। तो वहाँ का जो वातावरण था शोरगुल से रहित, प्रदूषण से रहित, वो पढ़ाई के लिए उपयुक्त वातावरण हुआ करता था। तो यहाँ पर भी लिखा है कि प्राकृतिक वातावरण यानी प्रकृति से जुड़ी चीजें हों, जहाँ पर यदि शिक्षक शिक्षिकाएं स्नेह से पेश आएं तो वे अपने विद्यालय और घर में कोई अंतर नहीं समझते और खुशी खुशी विद्यालय जाते हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है, विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय को क्या कहा जाता है? आपका पहला जो आपका घर है, उसके अलावा जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके विद्यालय को आपका दूसरा घर कहा जाता है। और कई बार आपके शिक्षक शिक्षिकाओं को आपके माता पिता का स्थान दिया जाता है कि वो आपके दूसरे माता पिता हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे बेहतर दो ही लोग सोच सकते हैं, एक हमारे माता पिता और दूसरे हमारे शिक्षक। वे निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम करते हैं, दोनों ही व्यक्ति, और निस्वार्थ भाव से आपकी खुशी में खुश और आपके दुख से दुखी भी होते हैं। तो जब विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका प्यार से पेश आएंगे, स्नेह से पेश आएंगे, तो बच्चे क्या होगा? भय मुक्त वातावरण में अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, वो अपने मन की बातें कह पाएंगे, जहाँ भी उनको उलझन है, परेशानी है, समस्या है, वो उनको अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। तो ऐसे वातावरण में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सीखते हैं और साथ ही साथ ज़्यादा सहज होते हैं। और घर और विद्यालय में कोई अंतर महसूस जब उनको नहीं होता, किसी प्रकार का उनको भय नहीं लगता है स्कूल में कि आज जाके मुझे डांट पड़ेगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगी, इस तरीके की कोई भावना जब उनके अंदर नहीं रहती, तो वो बड़ी प्रसन्नता से, मुस्कुराहट के साथ स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ जो सीख के रूप में इस पाठ से ली हो तो बेशक आप उसको इसमें अगली पंक्तियों में उसको बढ़ा सकते हैं। इस पाठ के आधार पर दो सवाल आप भी बनाइए। 2 सवाल यानी क्यों बनाना है 2 सवाल? हमने पाठ में जवाब तो सारे दे दिए, अब आप सक्षम हो गए हैं इस पाठ में हर एक जवाब देने के लिए। मैं कोई भी सवाल तोतोचान के बारे में या विद्यालय के बारे में, इस पाठ के बारे में आपसे पूछूंगी, आप एकदम बढ़िया जवाब उसका दे दोगे, ऐसा मेरा भरोसा है। लेकिन मैंने आपसे एक दिन और भी कहा था कि कभी कभी उत्तर देना एक कला है, लेकिन साथ ही साथ प्रश्न पूछना भी एक कला है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बनाइए, 2 से अधिक भी आप बना सकते हैं, आप डिज़ाइन कर सकते हैं और अपने मित्रों से, अपने जो सहपाठी हैं उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर
मैं आपको 2 प्रश्न बता रही हूँ। स्कूल में बच्चों की कक्षा कहाँ थी? आप ये एक प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही साथ तोतो चान के पिता कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बहुत जल्दी से उत्तर दीजिए। जी हाँ, वो वायलिन बजाते थे। वायलिन का इस तरीके से उसको बजाया करते थे। वायलिन वादक थे वो यहाँ पर। तो इस तरीके से आप बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ पर 2 प्रश्न आपके आइडियाज़ के लिए आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो इनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। प्रश्न 7 है, लेखिका ने इस पाठ का नाम स्कूल मुझे अच्छा लगा। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ये आज हमारे शीर्षक है, हमारे इस पाठ का शीर्षक यही है, स्कूल मुझे अच्छा लगा रखा है। यदि आपको इस स्कूल का, इस पाठ का कोई और नाम रखना हो तो आप क्या रखेंगे और क्यों रखेंगे? यानी अगर मैं आपसे कहूँ चलिए इस पाठ का नाम बदल देते हैं, तो आप क्या रखेंगे? साथ ही साथ आपको उसका कारण बताना है कि आप वो नाम क्यों रखेंगे। वैसे तो उत्तर आप बेहतर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ का उत्तर हम पढ़ लेते हैं। अनूठा स्कूल, जी हाँ बिल्कुल सही। इस पाठ का शीर्षक हम अनूठा स्कूल भी रख सकते हैं, क्योंकि इस स्कूल में बच्चों को रेलगाड़ी के डिब्बों में यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टेड रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह यहाँ पर बनाए गए थे। वो 6 डब्बे रखे हुए थे और उसमें बैठकर वो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जो उनके लिए एक बहुत मज़ेदार अनुभव भी हो सकता है। रेलगाड़ी में चढ़ना बच्चों के लिए वैसे भी एक काफ़ी रोमांचकारी काम होता है। तो यहाँ पर जब वो रेलगाड़ी के अंदर बैठ के, डब्बों के अंदर बैठ के पढ़ेंगे तो उनको बहुत मज़ा आने वाला था। तो इस तरीके के प्रयोग जो किए जाते हैं, कुछ नए अनुभव, नए एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तोतो चान को भी सबसे पहली चीज़ इस स्कूल में क्या पसंद आई थी? वही रेलगाड़ी के डब्बों वाला स्कूल उसको पसंद आया था। तो आप इसका नाम, बहुत सारे नाम आप सोच सकते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इसके क्या क्या नाम सोचे। आप कमेंट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, इस पाठ का नाम हम अनूठा स्कूल भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आगे हुआ ये पाठ समाप्त। तो इस पाठ में स्कूल मुझे अच्छा लगा, इस पाठ का सार, कवि जो लेखिका हैं उनका परिचय, साथ ही साथ प्रश्नोत्तर, भाषा की बात, सारा कुछ आज हमने किया है कंप्लीट। अब होता है आपका काम शुरू, जो कि है दोहराना, जिसे कहते हैं हम रिवीजन। तो बार बार इन वीडियोस को देखिए, पाठ को पढ़िए, ताकि ये सारी चीज़ें आपको एकदम कंठस्थ हो जाएं। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपका हार्दिक जो स्वागत करता है। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, साथ ही साथ लाऊंगी फिर से कुछ एक नया, लुभावना और इंटरेस्टिंग। तो कीजिए मेरा इंतज़ार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।